हेलो गुड इवनिंग, दिस इज आकाश श्रीवास्तव ऑन द बिहाफ ऑफ यूथ कंपटीशन टाइम्स। और मैं आप सभी एस्पिरेंट्स का यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को ये चीज पता होगी बहुत अच्छे से कि इंग्लिश का रोल जो होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितना प्रोमिनेंट और कितना ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी अपकमिंग बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होने वाला है, एसएससी का पेपर होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे पेपर हैं जिसमें इंग्लिश का जो रोल रहता है लैंग्वेज को बहुत ही प्रोमिनेंट रहता है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को वैसे बता दूं कि इस वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पे मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्पॉटिंग द एरर टॉपिक, और जिसमें हम देखेंगे स्पॉटिंग द एरर के 25 टॉप 25 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हैं, दैट केम इन द डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस and that has been asked in the different kind of examinations। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस को समझते हैं यहाँ पर स्पॉटिंग द एरर के। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ एसआई में आया है 25/11/2020, मतलब 25 नवंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट में सॉरी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा है, identify the segment in the sentence which contains a grammatical error, there will probably be a lot of fish in their nets, will there। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पार्ट यहां से शुरू हुआ है, देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर। तो अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, और मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि आप लोग भी अपनी तैयारी को चेक करिए कि आप लोगों की तैयारी कहां तक पहुंची, किस लेवल पे पहुंची है। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इससे पहले आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, और इस मेरे बताने से पहले आप अपने आप को दिखा दीजिए कि हाँ ये आंसर इसका सही है, फिर मैं आंसर तो बाद में बताऊंगा ही। तो देखिए क्वेश्चन देख करके लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक से उठा है वो उठा है क्वेश्चन टैग टॉपिक से, क्वेश्चन टैग सेक्शन से। तो अब देखिए क्वेश्चन टैग का रूल क्या कहता है। क्वेश्चन टैग का रूल ये कहता है कि अगर ओपनिंग सेंटेंस के ओपनिंग पार्ट अगर पॉजिटिव की वर्ब अगर पॉजिटिव रहती है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग का सेक्शन रहता है वो नेगेटिव होना चाहिए। और अगर यहां पर जो हमारा ओपनिंग सेंटेंस जो रहता है, ओपनिंग पार्ट रहता है, अगर वो नेगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग पार्ट होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब आप लोग जरा देखिए, देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश। अब यहां का जो पार्ट दिया गया है ये पॉजिटिव है, तो आप यहां क्वेश्चन टैग में देखिए यहां पर भी पॉजिटिव दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन टैग के रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होना चाहिए। तो कौन से पार्ट में एरर है, इस पार्ट में, विल देयर। तो देखिए ए बी सी डी, यहां पर विल देयर ये पार्ट है, ये सही आंसर है। अब देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि उपरोक्त वाक्य में विल देयर के स्थान पर वांट देयर का यूज होगा। मैं आप लोगों को देखिए बता देना चाहता हूं कि ये वांट देयर जो है, ये वांट देयर, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है विल नॉट का। वुड नॉट का मत समझ लीजिएगा आप लोग, विल नॉट के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर होगा सही आंसर, देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल नॉट देयर। तो विल नॉट को देयर, यहां क्या, विल नॉट देयर को क्या लिखा गया यहां पर, वांट देयर। देखिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो यहां पर देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, देयर वांट देयर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। इसको थोड़ा जूम इन कर लें क्या, थोड़ा ये ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई। अगेन द क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी सीपीओ एसआई 25 नवंबर 2020 पूछा गया, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, और फिर अगेन वही क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। अब देखिए आई एम यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहां पर देखिए कौन सा सेक्शन गलत है, फॉर द ओकेजन नहीं दिया गया, एम आई आई एम आई। देखिए सही है हमारा आंसर सी। उपरोक्त वाक्य में एम आई के स्थान पर आर नॉट आई होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन टैग के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन टैग के रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर यहां पर तुम्हारा ओपनिंग पार्ट में आप लोगों का अगर वर्ब आपका नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो आर नॉट आई। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए अगले पर चलते हैं। राम नेवर केम अगेन डिड ही।
राम नेवर केम अगेन डिड ही। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, राम नेवर केम अगेन डिड ही। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा एसएससी जीडी वालों ने जो है क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब जीडी वालों ने क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। देखिए आप लोग क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिए, राम नेवर केम अगेन डिड ही। अब थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसने क्या किया है, कोई वर्ब का यूज नहीं किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और आप लोगों को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्टली हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर मैं एक सेकेंड, पेन यहां पर कहां से आएगी लिखने वाला। ओके देखिए मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देना चाहता हूं कि देखिए राम नेवर केम अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आप देखिए राम केम अगेन, राम, अब देखिए राम केम अगेन, राम नेवर केम अगेन। अब यहां पर देखिए किया क्या है, चालाकी क्या हुई है, यहां पर चालाकी दरअसल ये हुई है कि यहां पर वर्ब को, हमारे नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया गया है। यहां पर नेवर जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव ही शो करता है कि सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है। राम नेवर केम अगेन डिड ही। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन टैग के रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहां पर अगर नेगेटिव होना चाहिए तो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, जो कि दिया गया है। तो यहां पर कौन सा सही होगा, यहां पर नो एरर है, यहां पर कोई भी एरर नहीं है। आप देखिए यहां पर राम नेवर केम अगेन डिड ही, यहां पर नेगेटिव दिया गया है। आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर नॉट नहीं लगा है तो यहां पर नेगेटिव नहीं है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि नेवर जो है वो नेगेटिव ही शो करता है, नेगेटिव सेंटेंस को ही शो करता है। तो यहां पर पॉजिटिव दिया गया, देयर विल बी नो एरर इन दिस सेंटेंस, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, नो एरर। क्वेश्चन टैग पर निर्भर करता है पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए एक चीज ये अच्छी लगती है हमको यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब में कि एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही कमाल की होती है। देखिए एकदम साफ, मतलब कोई भी अगर कैंडिडेट पढ़ रहा है ना तो एकदम क्लियरली समझ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा, और राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा, अतः डिड ही का प्रयोग शुद्ध है, यहां पर नो एरर। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए in the given sentence identify the segment which contains a grammatical error, people has been warning in advance about the coming economic crisis। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को। people has been people has been warning in advance about the coming economic crisis। अब आप लोग ये बताइए कि अगर आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े हैं, अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है आप लोगों को पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब आप लोग ये बताइए, आप लोग रेंट पे रहते हैं, रेंट एग्रीमेंट जानते होंगे, बहुत तरीके के एग्रीमेंट बनते हैं। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हुआ, मतलब बहुत ही कानूनी कार्रवाई हुई इन दोनों के बीच में, मतलब कागज वगैरह की जो एग्रीमेंट होता है, तो लिखा पढ़ी के साथ इन लोगों के बीच में फैसला किया गया, काफी सारे रूल्स बनाए गए। तो जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, मतलब जो कागज पर लिखा गया कि ये मतलब आपका लिखा जा चुका है, अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, मतलब ये एक लॉ बन गया एक तरीके से। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ, एग्रीमेंट ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी कैसी होगी, प्लूरल। ये आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही कॉमन सी चीज है, बहुत ही छोटे आप क्लास 5th 6th से ये चीज पढ़ते चले आते हैं कि अगर प्लूरल वर्ब है तो सॉरी प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं यहां पर, अब मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैंने ये चीज बताई तो आपका ध्यान सीधे सब्जेक्ट पे चला जाना चाहिए कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि सर ने इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये पकड़ लिया। तो अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर पीपल सब्जेक्ट है, अब पीपल क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमारी कैसे सिंगुलर वर्ब आ सकती है, आपको पता है कि हैज और हैव को जो यूज होता है वो एज अ मेन वर्ब भी होता है पोजीशन शो करने के लिए, और एज
अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है जो कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो आप ये बताइए कि हैज बीन वार्निंग ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। मैं अगर इससे पहले अगर पास्ट बोल दिया हूं तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। तो अब ये बताइए कि ये क्या है हमारे, ये सिंगुलर, ये प्लूरल है, ये हमारा क्या है, प्लूरल है। तो हमारी वर्ब कैसी आएगी यहां पर, वर्ब भी तो प्लूरल आएगी। तो पीपल के साथ हैज और हैव की अगर बात करें, अगर एक टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हैज और हैव में अगर हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, तो इस पीपल के साथ क्या आएगा, हैव बीन। तो पीपल इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया हैज बीन वार्निंग द जो हमारा जो एरर है इन द पार्ट ऑफ हैज बीन वार्निंग, हैव बीन वार्निंग is the correct answer. One second, clean, select and has been warning is the correct answer. As you can see, उपयुक्त वाक्य में people has been के स्थान पर people have been उपयुक्त होगा, क्योंकि people प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब have प्रयुक्त होती है। करेक्ट सेंटेंस। Okay, now coming to the next question, and the next question is neither Sam nor I are interested in attending the meeting। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 का मुझे लग भी गया था क्वेश्चन का लेवल देख करके कि एसएससी सीजीएल वगैरह में ही पूछा गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब आप लोग यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा। नीदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। अब आप लोग अगर रूल पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, तो लैंग्वेज का एक रूल ये कहता है कि अगर नीदर और नॉर का यूज हुआ है तो नीदर सैम और नॉर आई, नॉर के बाद आप लोग ये रूल पढ़े होंगे कि जब भी नीदर और नॉर का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, तो जो हमारी जो वर्ब रहती है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। मैं अभी आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से इसको पकड़े, मतलब एरर कहां पर है ये आप कैसे पकड़ेंगे ये भी मैं अभी बताऊंगा बाद में आगे। नीदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड, तो देखिए मुझे पता चल गया कि है तो बहुत सारे वर्ड्स, तो मैं और वर्ड्स को देखने के बजाय मैं इस वर्ड पे क्यों गया कि एरर यहीं पर होगा। मैं बताऊंगा अभी आगे क्यों। लेकिन यहां पर देखिए मैंने ये बताया कि जब भी नीदर और नॉर से सेंटेंस शुरू होता है इस तरीके के सेंटेंस में, एरर कहां पर होती है, इस वाले पार्ट में है। और अगर जब दो सब्जेक्ट आता है और नीदर नॉर से जुड़ता है, तो जो पास वाला वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है, नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। तो यहां पर क्या गलत है, आर इंटरेस्टेड, आर इंटरेस्टेड। अब देखिए उपरोक्त वाक्य में आर के स्थान पर एम का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब दो सब्जेक्ट नीदर नॉर ईदर और से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ना कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीदर सैम नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The venue for the wedding have not been finalized, have not yet been finalized। समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए अगेन एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है, 16 नवंबर 2020 में 3 से 5 का जो शिफ्ट था उसमें पूछा गया है। अब आप लोग समझिए कि ऐसे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे किया जाता है। आप लोग पहले तो एक चीज समझिए कि इंग्लिश में अगर आप लोगों को समझना है, ये जो आपने अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लिया, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे उस दिन आपके लिए एरर काफी आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखिए यहां पर क्या है, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। अब इसमें सबसे बड़ा टास्क पता है क्या है, सबसे बड़ा टास्क जो है वो सबसे बड़ा टास्क ये है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पकड़ना। अगर आप लोग सब्जेक्ट को पकड़ लिए तो आप ये जो स्पॉटिंग एरर का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब ऐसे चुटकी बजा करके ये क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे देखिए, अब यहां पर सब्जेक्ट को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि सिर्फ एक वर्ड नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट can be more than, subject can be more than, मतलब means a word, can be a word, can be more than 2 words, 3 word, 4 word, 5 words। मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ एक अकेला वर्ड नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं देखिए आप लोगों को एग्जांपल दे दे रहा हूं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं राम इज टीचिंग, मान लीजिए
अब ये राम का एग्जांपल नहीं हो क्योंकि पढ़ाते समय ये जब इंग्लिश में कॉमन है, मतलब राम सीता का नाम एकदम सबसे पहले जुबान पर आता है। राम इज टीचिंग और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है ये, लेकिन मैंने लिखा राम एंड श्याम आर टीचिंग, श्याम आर टीचिंग। अब देखिए, अब यहां पर क्या सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड है? नहीं, सब्जेक्ट यहां पर दो बन गया, राम एंड श्याम। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? राम एंड श्याम के अकॉर्डिंग। यहां पर इस थी सिंगुलर वर्ब, यहां पर मैंने यूज किया, यहां पर हमने कौन सी वर्ब यूज किया? प्लूरल वर्ब। क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम एंड श्याम। तो सब्जेक्ट वो एक वर्ड नहीं होता है, वो एक से ज्यादा भी वर्ड हो सकता है। यही चीज इस सेंटेंस में दिया गया है। अब देखिए आप लोग समझिए इस चीज को। The venue for the wedding have not yet been finalized. अब यहां पर सब्जेक्ट लोग क्या समझेंगे? यहां पर समझिए कि सब्जेक्ट यहां पर है द वेन्यू। अब यही चीज आप लोगों को समझना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? द वेन्यू। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, मतलब शादी के लिए जिसकी भी वेडिंग होगी, मुझे नहीं पता किसकी है, किसी की भी वेडिंग होगी, उसके लिए वेन्यू जो है, वेन्यू, अब वेन्यू जो है वो एक सिंगल है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब वेन्यू वो जो है अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, तो वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट बीन, यहां पर हैव का यूज नहीं होगा, क्योंकि हैव का जो यूज होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और यहां पर हैज का यूज होगा। हैज नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, तो बीन बाय हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। आप लोग देखिए, हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उपरोक्त वाक्य में सब्जेक्ट द वेन्यू सिंगुलर फॉर्म का है, अतः वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होगी, अतः हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग। कमाल की एक्सप्लेनेशन, मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है, न्यूज ऑफ द कैलामिटी इज रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। देखिए क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई में टीयर 2 में आया है, 27 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है, 3 से 5 की शिफ्ट में आया है। अब देखिए इसमें आप लोग एरर बताइए। जो एरर हम लोग बताते हैं ना इंग्लिश में, कभी कभी हम लोग रूल के अकॉर्डिंग नहीं, कभी कभी हम लोग एक्सप्रेशन के भी अकॉर्डिंग बताते हैं। मतलब हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा। अगर आप लोग ये बात समझ लिए तो इस क्वेश्चन को कर लिए, और अगर नहीं समझ पाए तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, और जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर 2 नंबर का, तो वो आपका चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर न्यूज ऑफ कैलामिटी इज रीच द फैमिली मेंबर्स नेक्स्ट डे। अगर आप लोग देखिए हर तरीके से, मतलब आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, आपको मैं ये बता दूं कि स्पॉटिंग द एरर का जो क्वेश्चन रहता है एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं आप जितनी हैबिट डालेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप द हिंदू पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, आप शुरू करिए हल्के न्यूज़पेपर, द पॉइनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया शुरू करिए। आप हल्के न्यूज़पेपर से शुरू करिए, आप उसका एडिटोरियल जो पार्ट आता है वो पढ़िए, और वैसे भी रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। आप जब रीडिंग की हैबिट करेंगे, जब आपके अंदर रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप हो जाएगी, तो आपको पढ़ते पढ़ते इतना समझ में आ जाएगा कि यार कौन से पार्ट में यहां पर एरर है और कौन सा सेंटेंस कैसा लिखा होना चाहिए। अभी आप अगर ये पढ़े होते तो आए दिन न्यूज वगैरह में देखिए इस तरीके की चीजें आती हैं, तो यहां पर आपको पता है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन ही नहीं सकता है। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस पैसिव वॉइस में हम नहीं बनाएंगे। तो न्यूज ऑफ द कैलामिटी, यहां पर इज का जो यूज हुआ है यहां पर, ये यहां पर कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहां पर क्या होगा? न्यूज ऑफ द कैलामिटी रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। इट इज एज सिंपल एज दैट। देखिए यही आपका सही जवाब होगा, और करके दिखाते हैं। यहां पर देखिए इज रीच का प्रयोग गलत है। यहां पर देखिए उपरोक्त वाक्य में भाव के अनुसार, मैंने आपको क्या बताया, कभी कभी एक्सप्रेशन भी जरूरी होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्या लिखा हुआ सेंटेंस को हम लोग एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब देखिए, अब उपरोक्त वाक्य में भाव के अनुसार पास्ट टेंस में, अब यहां पर एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेंटेंस पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस का जो रूल होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां पर हमको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहां पर हम लोग सिंपल क्या करते, न्यूज ऑफ द कैलामिटी हमारा क्या हो जाता, ये हमारा ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता, और ये हमारा सीधे डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती, और बाकी हमारा रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते अगले क्वेश्चन पर। देखिए अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल।
वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एसएससी सीपीओ ने क्या क्वेश्चन फेंका है। आइडेंटिफाई द segment in the sentence which contains the grammatical error. Economics is one of the subject which I have found very difficult since school. अब देखिए इसको समझिए, सेंटेंस को पढ़िए, पहले 2-3 बार पढ़िए। अब आप ये कोशिश करिए कि सेंटेंस में एरर कहां हो सकता है, सेंटेंस में एरर कहां हो सकता है, ये आप कैसे समझेंगे, सेंटेंस में एरर कैसे है, देखिए बताएंगे आपको। अभी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, कैसे हो सकता है। पहले तो आप सेंटेंस को समझिए। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपको पता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स, अगर आप लोग नाउन पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इसको चाहे वर्ब ऐसे प्लूरल लिखो तो हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अब जो आप लोगों को यहाँ पर पकड़ना है वो रूल है ये छुप करके जो बैठा है कि वन ऑफ द। अब ध्यान रखिए कि वन ऑफ द के बाद जो हमारा वर्ड यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब वन ऑफ द सब्जेक्ट तो मतलब एक ही विषय हो गया। अब एक ही विषय हो गया तो उसमें से एक लिखने की क्या जरूरत थी। आप बताइए मुझे कि अगर मैं यहां पर लिखा वन ऑफ द बुक, अब ये बताइए वन ऑफ द बुक का मतलब क्या हुआ कि बुक में से एक। अरे एक ही किताब है तो उसमें से एक हम कैसे ले सकते हैं, आप बताइए हमको। अब जरा वन ऑफ द बुक, अगर मैं यहां पर वन ऑफ द बुक्स कर दूं, इसका मतलब आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें, उनमें से एक। अब मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। तो हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिए, समझिए कि यहां पर वन ऑफ द यूज हुआ, इसका मतलब उनमें से एक की बात हो रही है, तो यहां पर जो होगा वो प्लूरल होगा। तो अब देखिए यहां पर किस पार्ट पे एरर है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। इकोनॉमिक्स विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट से वन ऑफ द सब्जेक्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द, मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए मैं लिख देता हूं, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स हो जाएगा, सब्जेक्ट्स मैंने देखिए लिख दिया, यहां पर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स लिख दिया, मैंने सही कर दिया। अब देखिए यही सही जवाब है, आप देख लीजिए इसको, यही सही जवाब है, ये देखिए सही जवाब है ये देखिए। उपयुक्त सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट्स का प्रयोग होगा क्योंकि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। और ये देखिए स्ट्रक्चर है, आप लोग स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, और नहीं नोट कर पा रहे हो तो हार्ड बुक मंगवा लीजिए। हार्ड बुक मंगवा करके आप लोग हार्ड बुक से एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, समझिए। और अगर वो भी आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग yctpublication.com पर जा करके आप लोग ये क्या है हमारा, यहाँ पर आप लोग जैसे YCT सब्सक्रिप्शन ऐप है, आप लोगों को पता है वो मोबाइल वर्जन है, उसमें आप लोग मोबाइल वर्जन यूज करते हैं, ये आपका वेब वर्जन में है, ये आप लोग यहाँ पर वेब वर्जन यूज कर सकते हैं। लैपटॉप पर अपना खोले, मतलब वो एग्जाम वाली फीलिंग नहीं आती। जैसे अभी देखिए हम बैठ करके दे रहे हैं, अभी हम बैठ करके दे रहे हैं तो हमको एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है कि एग्जाम के क्वेश्चंस मेरे में हैं, मेरे पास एग्जाम के क्वेश्चन। ये तो अभी मैं आप लोगों को क्विज सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन जब आप लोग yctpublication.com पर जाएंगे और वहां पर आप लोग परचेस करेंगे सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारा 299, 399, 499 का जो सब्सक्रिप्शन है, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए और 3 महीने के लिए, आप लोग जब परचेस करेंगे उसके बाद आप लोगों को इतनी सारी चीज मिलेगी, मतलब ई बुक भी आप पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड ई बुक पढ़ सकते हैं, प्लस आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखने मिले। देखिए यहाँ पर हल्का हल्का दिख रहा है, मैं अगर थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप लोगों को शायद दिखेगा। ये देखिए कहाँ चला गया, ये देखिए ई बुक यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ई बुक यहाँ पर है, टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, क्विज है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। मतलब वेब वर्जन में आप yctpublication.com पर जाकर आप वेब वर्जन में हमारी इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप लोग, मतलब अगर आप लोग पेपर एग्जाम वाली फीलिंग लाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे मानने पर yctpublication.com पर लॉगिन करिए और वहां पर आप लोग कोर्स परचेस करिए। उसके बाद आप लोग ये सब सॉल्व करिए जैसे कि हम सॉल्व कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब एग्जाम के पहले एग्जाम वाली फीलिंग आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हीरो बनने से पहले हीरो वाली फीलिंग आती है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो आइए, मैंने आप लोगों को बता दिया है, लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी। और आप लोग प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग डालेंगे YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, वहां से भी जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने वहां से डाउनलोड करके परचेस कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि yctpublication.com पर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। आप वही लॉगिन आईडी उठा करके, पासवर्ड उठा करके आप इस पर लॉगिन करके वेब वर्जन में वही चीज पढ़ सकते हैं उतने ही रुपए में, ठीक है। तो जो लोग नहीं किए जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह,
अब देखिए, अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताएंगे इसको। ये देखिए, मतलब बता क्या पाएंगे, लाइव तो चल रही है लेकिन कर लेंगे। नीदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई। अब देखिए, अब यहां पर कैसे फंसाते हैं एसएससी सीपीओ वाले, देखिए कैसे फंसाए। अब नीदर अमित, ना तो राजू आर स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई, नहीं रह रहे अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में। आजकल कौन रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, सब अकेले रहते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने जो आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले रूल में, कि अगर कोई भी सेंटेंस, दो सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, वो अगर नीदर नॉर और ईदर और से जोड़ते हैं तो हमेशा जो वर्ब का यूज होता है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो यहाँ नीदर अमित है और नॉर के पास जो पास वाला सब्जेक्ट है राजू है, और यहां पर क्या हो जाएगा, इज। ये तो बता चुका हूं मैं आप लोगों को, देख लेते हैं सही है कि नहीं। गलत होगा तो कोई बात नहीं। आर स्टे सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ये देखिए वही एक्सप्लेनेशन दिया गया है इधर और के साथ, देख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग, देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने मजा आई। ये सीपीयू एसआई में टीयर 2 में आया है 27 सितंबर 2019 में 3 से 5 के में। अब इसमें समझना क्या है, देखिए बहुत ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे क्या है कि इसमें वही बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएगा जो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ढूंढ लेगा। अगर आप इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे तो इसका मतलब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे, चुटकी बजा करके देखिए। अब यहां पर दिया आइडेंटिफाई द सेगमेंट, आपको एरर ढूंढना है, वही घिसी पिटी बातें हैं। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट का क्या काम होता है, वो मेन होता है। अच्छा ये बताइए, इस सेंटेंस या फिर सब्जेक्ट को पहचाने जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही हो। अब यहां पर बात किसके बारे में की जा रही है, आप ये बताइए, बात किसके बारे में की जा रही है, किसके बारे में? क्या यहां पर इंटरव्यू के बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में इंटरव्यू, लेकिन ये मेन नहीं है। यहां पर बात की जा रही है, वो की जा रही है कैंडिडेट की लिस्ट की, और वो भी कैंडिडेट्स के बारे में भी नहीं बात की जा रही है, कैंडिडेट के लिस्ट के बारे में बात की जा रही है। मतलब जितने भी उम्मीदवार, कैंडिडेट्स को उम्मीदवार कहते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट के बारे में बात की गई है। और लिस्ट हमारा क्या है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, लिस्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं कि आप देखिए द लिस्ट यहां लिखा है, उसके बाद और भी सब्जेक्ट का यहां पर ऐड करके क्या किया गया है, वर्ब को यहां पर ले आ दिया गया है। ये इतनी दूरियां, जहां पर दूरियां होती है ना, वो थोड़ी सी मतलब नुकसानदायक होता है। तो अब देखिए सेंटेंस में नुकसानदायक है, क्यों? क्योंकि यहां पर अब समझना काफी मुश्किल होगा, कैंडिडेट को समझना मुश्किल होगा कि यहां पर सब्जेक्ट है क्या। और सब्जेक्ट में ही होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, और बात किसके बारे में की जा रही है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, लिस्ट के बारे में। किसके लिस्ट के बारे में, ये कैंडिडेट के लिस्ट के बारे में। लेकिन मेन तो लिस्ट है ना, बात तो लिस्ट के बारे में की जा रही है, और जो कि हमारा क्या है, सिंगुलर। और यहां पर क्या होगा, वर्ब कैसी होगी, बोलो? वर्ब यहां पर होगी प्लूरल, तो यहां पर वॉज हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहां पर टिक लगा लीजिए आप लोग। अब देखिए वही सही है, द लिस्ट ऑफ वर्ब पुट अप ऑन द बोर्ड, ये सही आंसर है। उपयुक्त वाक्य में वर्ब के स्थान पर वॉज का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट द लिस्ट है जो कि सिंगुलर है, एज आई हैव टोल्ड यू, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, चलते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, वही घिसी पिटी बातें। वन शुड बी केयरफुल टू री रीड व्हाट दे हैज रिटन। अब देखिए बहुत इजी है, इसको तो मतलब इसको अगर हम क्लास 10th के बच्चे को दे देंगे तो वो कर लेगा बहुत अच्छे से। अब इसमें समझना ही नहीं है कहां पर एरर है, यहां पर पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। जैसे वो कोई मिल गया, मेरी पता नहीं सर, पढ़ते पढ़ते आ गया, ऐसा एक पार्ट है ना उसमें, ऋतिक रोशन बोलता है, तो वो क्वेश्चन लिखा रहता है तो उसका आंसर रहता है 120 रोटेशन पर मिनट। तो वो बोलता है कैसे आया, तो बोलता है पता नहीं सर, पढ़ते पढ़ते आ गया। तो इसको भी पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। जो पढ़ रहा है, एक बार पढ़ा, वन शुड बी केयरफुल टू री रीड व्हाट दे हैज रिटन। तो मैंने यहां पर क्या पढ़ा, मैंने यहां पर तुरंत देखा कि अरे यहां पर तो दे लिखा है, और दे कैसा, प्लूरल प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। और प्लूरल प्रोनाउन के साथ कैसी वर्ब का यूज होगा, कैसे वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो अब आप ये बताइए कि यहां पर क्या हैज का यूज सही है, आप बताइए। हैज का यूज सही है, हैज तो सिंगुलर वर्ब है ना, और प्लूरल वर्ब क्या है, हैव। तो दे के साथ किसका यूज होगा, हैज काट करके यहां पर क्या हो जाएगा,
हैव, तो एरर कौन से पार्ट में है? एरर कौन से पार्ट में है? वन शुड दे हैज रिटन पार्ट में है। यहां पर क्या होना चाहिए? दे हैव रिटन। उपरोक्त वाक्य में दे हैज रिटन के स्थान पर दे हैव रिटन का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन दे के साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी वन शुड बी केयरफुल टू रीरीड व्हाट दे हैव रिटन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग कर सकते हैं, कैसे एरर पकड़ सकते हैं। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स, द बॉक्स ऑफ पेपर, देखिए फिर भाई वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन जब आप लोग बार बार रेपिटेडली जब आप ये क्वेश्चन लगाते रहेंगे, अगेन एंड अगेन जब ये क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की आदत हो जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन द बॉक्स ऑफ पेपर, इस तरीके जब सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन जुड़ करके जब सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप लोग जब ऐसे क्वेश्चंस लगाने लगेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अब आप लोग यहां बताइए, यहां पर द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स, अब यहां पर देखिए कितनी, ये क्या है, एसएससी सीपीयू एसआई में आया है। अब देखिए यहां पर लोग क्या समझेंगे, स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है, कैंडिडेट के दिमाग में आता है, एग्जामिनेशन जो होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाता है, वो क्या करता है, यही चीज पकड़ता है। आप देखिए यहां पर उसने क्या किया है, यहां पर क्लिप्स कर दिया है। अब आप ये बताइए, यहां पर क्लिप्स कर दिया है तो लोग समझेंगे अरे प्लूरल है, और क्लिप्स प्लूरल है तो यहां पर कहेंगे आर सही है, तो इस पार्ट को हट जाएंगे। अब वो दिमाग लगाने लगेंगे दूसरे पार्ट पे, कौन सा पार्ट गलत होगा, कौन से पार्ट में एरर हो सकता है, अब दूसरे में दिमाग लगाएंगे। तो इसमें जो है या तो वो कुछ नहीं लगा करके आएंगे, या तो अपने मन से कुछ भी लगा करके चले आएंगे। तो आप लोगों को ये समझना है, देखिए ये चीज यहां पर ये समझिए कि द बॉक्स ऑफ पेपर, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके मेन, जिसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर मेन द बॉक्स, बॉक्स के बारे में बात की जा रही है। किसके बॉक्स के? पेपर क्लिप्स के बॉक्स के बारे में बात की जा रही है। और यहां पर आप लोग ये देखिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, लाल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए द बॉक्स जो है वो हमारा कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर क्या हो जाएगा? इज। बहुत इजी है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दे, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 25 लाख रुपए जीत गए आप। प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोम्स। 5,000 का क्वेश्चन से, 5,000 का क्वेश्चन किसमें? सीपीयू एसआई में आया है। ज्यादातर क्वेश्चन सीपीयू एसआई में आए हैं। टीयर 2 27/9/2019 3 से 5 के शिफ्ट में। अब देखिए इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया अब यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, थोड़ा सा अलग आया है। प्रेमा इज द गर्ल, प्रेमा इज द गर्ल, प्रेमा वो लड़की है, इन माई क्लास, मेरे क्लास में, मेरे क्लास में नहीं मतलब जो क्वेश्चन बनाया होगा उसके क्लास में, हु राइट ब्यूटीफुल पोम्स। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। अब आप ये बताइए जरा कि यहां पर प्रेमा के बारे में बात हो रही है, और हु का जो यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन का, वो प्रेमा के लिए हुआ है। बोलिए सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? प्रेमा ऐसी लड़की है हमारे क्लास में जो राइट ब्यूटीफुल पोएम्स, बहुत ही खूबसूरत कविता लिखती है। अब ये बताइए आप लोग, अगर आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे, अगर आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोगों को ये पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आई डोंट नीड टू टेल यू दैट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी दिस। ये होगा, आप लोगों को पता है। अब आप ये बताइए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, मैं यहां पर पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूं एक बार, ये बताइए अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारी कैसी होगी? वो भी सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी कैसी होगी? वो भी प्लूरल होगी। ठीक है, अब जरा यहां पर समझिए। अब यहां पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्रेमा यहां पर क्या है, सिंगुलर है कि नहीं है? देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा,
देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग देखिए यहाँ पर कि प्रेमा यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब है। मैं यहाँ पर सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एसएस लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मत समझिएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर यू भी लिख दे रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर। अब आप ये बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है कि नहीं होता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है, इट्स लिटरली डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, मैं सब लोग बता दूं जिसको पता नहीं है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग एस और ईएस लगा देते हैं तो वो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पहुंच जाती है, बन जाती है। और इसका यूज तब होता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तब किया जाता है जब सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग नहीं सुन पाए होंगे तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके सुनिएगा, पीछे करके सुनिएगा, 10 सेकंड का पीछे कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का यूज होगा। तो अब आप हमको बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए कि यहां पर प्रेमा क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर जो वर्ब का यूज हुआ है राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब होगी वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी, मतलब एस या एस लगेगा, तो यहां पर राइट की जगह पर क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में है, एरर है वो राइट वाले पार्ट में। चलिए देखते हैं वो राइट वाले पार्ट में है कि नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, 5,000 रुपए जीत गए। राइट के स्थान पर राइट्स का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट प्रेमा सिंगुलर है, इसके लिए प्रयुक्त वर्ब सिंगुलर फॉर्म राइट्स वर्ब प्लस एस और ईएस का फॉर्म होगा। करेक्ट सेंटेंस, द प्रेमा इज द गर्ल इन माय क्लास हु राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू कंट्रीज। अच्छा आप ये बताइए, वेरी फ्यू कंट्रीज का मतलब क्या होता है। आप लोग फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पढ़े होंगे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पढ़े होंगे। आप लोग ये बताइए वेरी फ्यू का मतलब क्या हो। वेरी फ्यू का मतलब एक तो नहीं हुआ ना। आप ये बताइए वेरी फ्यू कंट्रीज, कंट्रीज मान लीजिए यहाँ पर 100 कंट्रीज हैं, मैं देखिए ऐसे समझा रहा हूं आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ पर 100 कंट्रीज हैं, मान लीजिए यहाँ पर 100 कंट्रीज हैं। अब मैंने ये बताया कि वेरी फ्यू कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज। अब आप ये बताइए वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, और बहुत कम का मतलब क्या हुआ, ये एक तो नहीं हो सकती है ना, ये एक तो नहीं हो सकती है। बहुत कम हो सकता हो ये 5 हो जाए, बहुत कम की बात हो रही है, या हो सकता हो 10 हो जाए, लेकिन रहेगी क्या, हमेशा प्लूरल रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि यहां पर जो है द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, विश्व में वेरी फ्यू कंट्रीज, बहुत ही कम देश ऐसे हैं इज एज बिग एज इंडिया, जो कि इंडिया से बड़े हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे, तो यहां पर वेरी फ्यू कंट्रीज इसका यूज क्यों कियो भाई, क्यों कियो, जीडी का स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर इससे 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 कठिन क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है, मतलब ये सबसे लो लेवल है क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो। अब आप ये बताइए कि यहां पर इसका यूज क्या है, बेमतलब का हुआ है कि नहीं है, यहां पर आर का यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग बताइए मुझे। वेरी फ्यू कंट्रीज की बात हो रही है, बहुत ही कम देशों की बात हो रही है, तो कम देशों में मतलब ऐसे बोल देते हैं हम लोग, बहुत ही कम देशों की बात हो रही है, तो यहाँ पर कंट्रीज क्या है, वैसे भी प्लूरल का यूज हुआ है, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर इज का यूज क्या है, गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज का यूज गलत है, बार बार क्लीन करना पड़ता है हमको। यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन पढ़िए आप लोग। उपरोक्त वाक्य में इसके स्थान पर आर का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट फ्यू कंट्रीज प्लूरल है, अतः इसके साथ प्लूरल का प्रयोग होगा। बहुत सारे लगे। अब देखिए ये हमारा 15 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे कि किस तरीके से अप्रोच करें ये एरर जो क्वेश्चन है इसको सही करने के लिए, क्या तरीका अपनाना है, क्या षड्यंत्र होना चाहिए, क्या कॉन्स्पिरेसी रचनी है आप लोगों को, किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया इसमें। अब देखिए पहले वाले में हमेशा जो यहां पर ये क्वेश्चन देखिए,
नीदर और नॉर से फिर जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट। पहला का दो क्वेश्चन जो हम लोग फर्स्ट टू क्वेश्चंस किए उसमें क्या था कि यहां पर हमेशा वर्ब जो है सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट जो था सिंगुलर दे रहा था, तो यहां पर हम प्लूरल वर्ब लगा दे रहा था। लेकिन अब यहां पर देखिए, यहां पर जो यूज हुआ है ये सिस्टर्स का यूज हुआ है, और सिस्टर्स क्या है, सिस्टर्स प्लूरल है, और प्लूरल के साथ यहां पर जो पास वाली सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल का यूज होगा, तो यहां पर हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा। देयर विल बी, किस पार्ट में एरर है बताइए जरा, किस पार्ट में एरर है? नीदर हर हैज अप्लाइड फॉर दिस। उपयुक्त वाक्य में इसके स्थान पर हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि नीदर नॉर के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, यहां पर सिस्टर्स क्या था हमारा, सिस्टर्स हमारा प्लूरल था, सिस्टर प्लूरल था, तो यहां पर वर्ब हमारी प्लूरल ही होगी, सिंगुलर नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों की लाइफ में। हम लोगों की लाइफ में स्टडी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई और काम नहीं है, स्टडी करना है, अध्ययन करना है, पढ़ना है। आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे मैं बताऊं, मैं इंग्लिश जब लैंग्वेज पढ़ता हूं तो बहुत सारे इंग्लिश के रूल हैं, और हर रूल के साथ इंग्लिश में सबसे गंदी बात यह है कि कॉन्ट्राडिक्शन हर रूल के साथ। मतलब अगर आज इस रूल में यह है कि इस रूल के साथ ऐसे के साथ ऐसा यूज होगा, तो उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन जरूर चलाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा किया जाएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं आप मेरी बात? ये इंग्लिश के साथ है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ये है। जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू करेंगे, देखिए मैं बहुत ही छोटी सी चीज बता रहा हूं आप लोगों को, और बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाएंगे। देखिए जैसे सेंटेंस लिख करके आ गया मेरे पास सेंटेंस, जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस लिख करके आया मेरे पास, ये सेंटेंस लिख करके आया। अब इस सेंटेंस में हमको एरर बताना है। अब 4 पार्ट दिए रहते हैं एरर बताने के लिए, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। अब ये बताइए, कोई भी कैंडिडेट होगा उसके लिए थोड़ा सा तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, कि 4 पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है, 4 पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप इंग्लिश के रूल पढ़ लेंगे, और एक बार नहीं, एक बार रूल पढ़ने के बाद 2 बार आपने रूल पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ कि रूल आपको याद नहीं होगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर रूल पर बेस क्वेश्चन मिलेंगे, और उस क्वेश्चन को लगाने के साथ आपको रूल याद होता जाएगा। ये बात आप लोग समझिए मेरी। और जिस दिन आपको रूल याद हो गया, तो आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, आप लोग यही समझ जाएंगे कि इसी पार्ट में एरर होगा और किसी पार्ट में एरर नहीं होगा। एक डॉक्टर भी होता है, आप लोग ये बताइए, डॉक्टर भी अगर उसको ऑपरेशन करना है, अगर मान लीजिए किसी भी एब्डोमिनल रीजन में कोई भी प्रॉब्लम आई है, अगर उसको ऑपरेशन करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे पेट खोल देता है और मतलब बस उसमें ढूंढना शुरू कर देता है कि कहां पर क्या दिक्कत है। पहले क्या करता है, पहले अल्ट्रासाउंड कराता है, टेस्ट कराते हैं कि कौन से पार्ट में दिक्कत है, पहले ये तो हम जान लें, और कौन से पार्ट में दिक्कत है ये जानने के बाद ही क्या करते हैं, ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को इतने रूल पढ़ने और इतना प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन पढ़ते हम लोगों को ये ना लगे, मतलब हम लोग दिमाग में ये ना आए 4 दिए गए हैं, 4 में से अरे नहीं इस पार्ट में हो सकता है, नहीं नहीं इस पार्ट में हो सकता है, नहीं नहीं इस पार्ट में हो सकता है, ये ना दिमाग में आए। 4 पार्ट दिए गए हैं और आपने रूल इस कदर से पढ़ा है कि उस 4 को पढ़ने के बाद आपको एक ऐसा आपने उसमें से मतलब सेलेक्ट किया कि नहीं यही पार्ट में ही एरर है और किसी पार्ट में एरर नहीं हो सकता है। फिर आप उसमें लगिए कि इस पार्ट में कहां पर एरर है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिखाए नीदर और नॉर के, सब तो कॉमन रूल है कि अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो कैंडिडेट का दिमाग और कहीं जाता ही नहीं है, कहीं नहीं जाएगा, कहेगा ये नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है, नीदर और नॉर के साथ जुड़ा हुआ है, अब इसी पार्ट में एरर है, आइए इसी पार्ट में देखते कहां एरर है, तो बच्चा सही करके आ जाता है। तो आप लोग रूल को ऐसे पढ़िए कि जब आप क्वेश्चन पढ़िए और आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है, और उस पार्ट को सेलेक्ट करिए, उसमें आप एरर निकालिए। तो अब देखिए ये क्वेश्चन यहां पर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल फेज 2 में आया है, 17/2/2018 का क्वेश्चन है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को बता दूं कि मॉडर्न मेडिसिन हैज स्कोर्ड, यहाँ पर बहुत सरल है, मेडिसिन का यूज हुआ है, मेडिसिन क्या है, प्लूरल है, और मेडिसिन प्लूरल के साथ यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव का यूज होगा। ये खत्म हो गया है क्वेश्चन, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पार्ट 1 में एरर है। ठीक है,
हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग है क्योंकि नीदर, ये वाला दूसरे नंबर का एक्सप्लेनेशन आ गया। खैर यहाँ पर सही ऑप्शन ए ही है, सही ऑप्शन ए ही है क्योंकि मेडिसिन यहाँ पर हैज स्कोर्ड, मेडिसिन यहाँ पर क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव का यूज होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, then select option no error. Okay, all of us were a little nervous when we came into this room today. All of us were a little nervous when we came into this room today. अब देखिए क्वेश्चन समझिए। all of us are little nervous, all of us, हम लोग में से सभी, a little nervous when we came into this room today, नर्वस हुए। अब देखिए यहां पर वर्ब का यूज हुआ है, all of us were a little nervous। अब यहां पर एक चीज आप लोग समझिएगा कि यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है ऑल ऑफ अस का यूज हुआ है और ऑल ऑफ अस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, तो यहां पर क्या होगा, सही है, यहां पर नो एरर है, यहां पर क्या है, नो एरर है। यहां पर देखिए उपरोक्त वाक्य में नो एरर है क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस जो है वो हमारा क्या है, प्लूरल है, अतः वाक्य के पास्ट भावानुसार वर्ब का प्रयोग ही उचित है। लिटिल अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, एक्स्ट्रा दिया गया है, लिटिल अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, फ्यू अ फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ये जब आप लोग पढ़ेंगे तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, दैट कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो लिटिल का यूज कम ही के लिए होता है, थोड़े के लिए होता है, और फ्यू का यूज भी कभी और थोड़े के लिए होता है, लेकिन फ्यू का यूज वहां होता है जहां पर हम किसी भी नाउन को काउंट कर सकते हैं, जहां पर किसी भी नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, और लिटिल का यूज वहां पर होता है जहां पर हम किसी भी नाउन को काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं देखिए आप लोगों को एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूं, अभी आप लोग यहां पर पढ़े भी होंगे, देखिए यहां पर वेरी फ्यू कंट्रीज, अब यहां पर फ्यू का यूज हुआ है, अब फ्यू का यूज कंट्री के पहले हुआ है, अब मैंने यहां पर लिखा फ्यू बुक्स, फ्यू बुक्स। अब ये बताइए फ्यू बुक्स जो होगा वो सही होगा, लेकिन यहां पर अगर हम यहां ये लिख देंगे कि लिटिल बुक, लिटिल बुक्स, तो अब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक को हम काउंट कर सकते हैं, और कैसे समझेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे समझेंगे, जिसका हम प्लूरल बना सके वो हमारा काउंटेबल होता है, और जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल होता है। अभी इस पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन अभी पहले आप लोग इसके अकॉर्डिंग यहां पर समझिए कि जिसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा काउंटेबल होता है। अब देखिए बुक का प्लूरल बन सकता है, बन गया, बुक्स बना दिए। अब यहां पर क्या हो गया, कंट्री का प्लूरल बन गया, कंट्रीज बना दिए। लेकिन अब आप लोग ये समझिए कि लिटिल अ लिटिल का यूज अगर मैंने लिखा फ्यू वाटर, फ्यू वाटर, तो यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर क्या सही होगा, लिटिल वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को गिना नहीं जा सकता है। इसकी हमेशा क्वांटिटी मात्रा बताई जा सकती है, 1 लीटर 2 लीटर 500 ml ये सब बताया जा सकता है। तो यहां पर यही चीज दिया गया था, लिटिल अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, फ्यू अ फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। हम लोग डीपली पढ़ेंगे, एकदम तह तक जाकर के पढ़ेंगे जब हम नाउन पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, देखिए वही चीज जो रूल आप लोग पढ़े थे, नीदर नॉर और ईदर और, तो यहां पर अब नीदर और नॉर की जगह क्या दे दिया गया है, ईदर और। बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ईदर और जब भी नीदर और नॉर और ईदर और से दो सब्जेक्ट जुड़ता है तो पास वाली वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है। पास क्या है, रीमा, रीमा क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहां पर हैव की जगह किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। तो किस पार्ट में एरर है, और रीमा हैव पार्ट में एरर है, तो ये वाला सही जवाब। उपयुक्त वाक्य में हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि ईदर और से यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो और के बाद आए वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का निर्धारण होता है, अतः रीमा के अनुसार हैज का प्रयोग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। ये तो अच्छा क्वेश्चन दिया गया एसएससी सीपीयू वालों में। थोड़ा ये भावात्मक क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है एक्सप्रेशन पर जाइए। अब इस क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि एक्सप्रेशन भी जरूरी है सेंटेंस में। अब आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। अब यहां पर ग्लासेस देखिए, एक चीज समझिए, यहां पर
यहां पर मैं एक चीज और आप लोगों को ऐड करके पढ़ा दे रहा हूं। यहां पर ये ग्लासेस जो यूज हुआ है, ये ग्लासेस का मतलब ये चश्मे वाले से है, चश्मे से है इस ग्लासेस का मतलब जो आंख में ग्लासेस लगते हैं, चश्मे में, सॉरी आंख में नहीं, चश्मे में जो ग्लासेस लगते हैं, उस ग्लासेस का यहाँ पर मतलब दिया गया। तो कहा जा रहा है ही इज ओवर 80, मतलब ये जो हो गया है 80 प्लस हो चुका है, बुजुर्ग हैं, सम्मान करना चाहिए। और डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लास। अच्छा ये बताइए, अब मैं भाव को समझा रहा हूं, एक्सप्रेशन को, आप ये बताइए जरा कि ही इज ओवर 80, 80 पार हो गए हैं और डेयर नॉट रीड विदाउट, अरे हिम्मत नहीं है ग्लास के बिना पढ़ने। ये हिम्मत की बात यहां पर कहां से आ गई भाई? क्या जंग लड़ने जा रहे हैं क्या हम लोग की हिम्मत की बात आ गई? अरे यहाँ पर एबिलिटी दिखाओ ना कि ऊपर 80 के ऊपर हो गए हैं भाई, नहीं पढ़ सकते हैं, एबिलिटी नहीं है, दिक्कत होगी पढ़ने में। तो यहाँ पर एबिलिटी आप शो करिए ना। आप यहाँ पर ये आप देखिए जो है बूढ़े इंसान को आप हिम्मत बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है हिम्मत नहीं है, बिना ग्लास के हिम्मत नहीं है इनकी पढ़ने की। अब आप ये बताइए 80 साल का है वो, और एबिलिटी यहाँ पर शो होनी चाहिए कि हिम्मत शो होना चाहिए, आप बताइए। अब देखिए यहाँ पर डेयर नॉट की जगह अगर हम कैन नॉट का यूज कर लें, अगर हम डेयर नॉट की जगह कैन नॉट का यूज कर लें, तो दैट विल बी एप्रोप्रिएट, दैट विल बी एप्रोप्रिएट, क्योंकि कैन नॉट एबिलिटी शो होता है, डेयर नॉट यहां पर हिम्मत की बात की गई। और 80 के ऊपर इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ नहीं सकता है, हिम्मत ही नहीं है, जंग थोड़ी ना लड़ने जा रहा है। तो यहां पर क्या हो गया आपका ओवर 80 एंड विदाउट ग्लास ही इज डेयर नॉट रीड की जगह कैन नॉट का यूज किया जाएगा। उपरोक्त वाक्य में डेयर नॉट साहस नहीं कर सकता के स्थान पर कैन नॉट नहीं कर सकता एबिलिटी क्षमता का प्रयोग होगा। अतः वाक्य के सेंस के अनुसार मैंने आपको क्या बताया, कभी कभी भाव के अनुसार भी, ये देखिए सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग उपयुक्त अर्थ देता है। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। चलिए अगले क्वेश्चन पर समझते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Our new secretary's performance have been quite impressive। देखिए वही चीज, वही पुरानी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई। Our new secretary's performance, अब देखिए यहां पर फिर से वही क्वेश्चन घूम फिर करके आ गया है। अब आप लोग मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर जो है हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है। पहले वर्ब देखिए, वर्ब यहां पर हैव का यूज हुआ है। अब जब वर्ब हैव का यूज हुआ है तो आप लोग ये चेक करिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या प्लूरल है कि हैव वर्ब का यूज किया है। तो अब हम लोग सब्जेक्ट ढूंढते हैं। अब सब्जेक्ट जब ढूंढ रहे हैं तो हम लोगों को ये पता चलने जा रहा है कि आवर न्यू सेक्रेटरी के बारे में बात नहीं हो रही है, हमारी सेक्रेटरी के बारे में बात नहीं हो रही है, हमारी जो नई सेक्रेटरी है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, हमारी सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। और यहां पर क्या होगा, हैज बीन, देयरफॉर हैज बीन, हैज विल बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस, क्वाइट इंप्रेसिव। और यहां पर देखिए परफॉर्मेंस हैज बीन। उपरोक्त वाक्य ये क्या है, उपरोक्त वाक्य में हैव बीन के स्थान पर हैज बीन का प्रयोग होगा क्योंकि आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः इसके बाद सिंगुलर वर्ब हैज बीन का प्रयोग। बहुत सरल है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 20 क्वेश्चन हो गए और 25 क्वेश्चन समझने अपने को। Every employee of the company were given a 2-bedroom flat as दिवाली बोनस। भाई हम लोगों को मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। एवरी एम्प्लॉय, प्रत्येक एम्प्लॉय की बात हो रही है, मतलब हर एक एम्प्लॉय की बात हो रही है। तो यहां पर वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और यहाँ वर्ब की जगह पर वॉज का यूज होगा। मतलब एसएससी सीजीएल टीयर 1 का अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा क्वेश्चन का। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2-bedroom, सेंटेंस जो है वो सॉरी पैसिव वॉइस में बना हुआ है। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2-bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। दिवाली बोनस के रूप में उन लोगों को दिया जाएगा, 2-bedroom फ्लैट दिया जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, वर की जगह पर वॉज का यूज हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां पर उपरोक्त वाक्य में हैव बीन की जगह, सॉरी उपरोक्त वाक्य में एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एवरी एम्प्लॉय सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयुक्त है, अतः वर्ब के स्थान पर वॉज का प्रयोग होगा। ये देखिए एवरी, ये स्ट्रक्चर रूल है, आप लोग याद कर लीजिए। एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर,
ये आप लोग याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही रूल पर क्वेश्चन है। ईच ऑफ द गर्ल्स, आप लोग ये पढ़े होंगे, ईच ऑफ द वाला रूल पढ़े होंगे। ईच ऑफ द के बाद जो सॉरी जो नाउन प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये रूल आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। मैंने वही चीज बताई ना कि आप जब रूल पढ़ना शुरू करते हो ना तो आपको सेंटेंस में वो एक झलक आने लगता है, एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार इसी सेंटेंस के इसी पार्ट में एरर हो सकता है और किसी पार्ट में एरर नहीं है। तो सारा खेल पढ़ाई का है, सारा खेल पढ़ने का है, सारा खेल रूल को समझने का है। फिर आपके अंदर से जो फीलिंग आएगी कि नहीं इसी पार्ट में गलत है तो इसी पार्ट में ही गलती होगी और किसी पार्ट में गलती नहीं होगी। तो मैंने उस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैव की जगह क्या हो जाएगा। देखिए कितना सही है ना, क्वेश्चन कैसे बनता है। यहां पर लोग ये समझेंगे गर्ल्स लिखा हुआ है, अब गर्ल्स प्लूरल है तो यहां पर हैव प्लूरल का यूज हुआ, जबकि सब्जेक्ट क्या है हमारा ईच। ईच ऑफ द की बात हो रही है, गर्ल्स मतलब प्रत्येक, जो गर्ल्स है लड़कियों में से, ईच मतलब प्रत्येक एक। तो अब जो है यहां पर क्या गलत हो जाएगा, कौन से पार्ट में गलत होगा, हैव गिवन की जगह हैज गिवन हो जाएगा। उपरोक्त वाक्य में एवरी एम्प्लॉय, उपयुक्त वाक्य में प्लूरल वर्ब हैव गिवन के स्थान पर सिंगुलर हैज गिवन का प्रयुक्त होगा। क्यों प्रयुक्त होगा देख लीजिए, क्योंकि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होता है, परंतु ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर होती है। मैंने अभी आप लोगों को यही स्ट्रक्चर लिख करके दिखाया, ये देखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस समय हम 25 लाख रुपए तक जीत गए हैं। आगे चलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का खतरनाक क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं ना कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को इतना बड़ा बना देते हैं कि जो कैंडिडेट होता है वो सब्जेक्ट ही नहीं समझ पाता है क्या सब्जेक्ट है। अब देखिए मैं भी खामोश हो गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप देखिए यहां पर मैंने समझा कि यहां पर जो बात हो रही है द दून वैली की बात हो रही है, दून घाटी की बात हो रही है। यहां पर दून वैली जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आप बताइए, विद ऑल लाइट्स लगा दिए यहां पर, अब देखिए कैसे बेवकूफ बना दिए कैंडिडेट को। लाइट्स लगा दिए, लोग समझेंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन विद ऑल इट्स लाइट मतलब पूरी जो उसकी लाइट है उसके साथ। कौन, हम अगर ये बोलें कि मैं जो है वो बच्चों के साथ बाजार जा रहा हूं, तो आप ये बताइए कि सब्जेक्ट तो मैं होऊंगा ना। हाँ ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूं, लेकिन सब्जेक्ट तो मैं होऊंगा ना। तो मेन जो सब्जेक्ट होगा वर्ब तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी ना। अब आप ये बताइए कि यहां पर द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट की जो बात हुई है, यहां पर ये बताइए दून वैली जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, तो वर्ब हमारी जो होगी वो भी तो सिंगुलर ही लगेगी। और सिंगुलर, फिर मैंने वही बताया कि सिंपल प्रेजेंट वाला जो रूल हो गया वो मैंने जो अभी बताया इससे पहले बच्चों के साथ, वो तो दूसरे रूल में आ जाता है, उसके साथ प्लूरली लगता है, अलॉन्ग विद का यूज होता है। लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट, मतलब इसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट है वो है हमारा दून वैली। दून वैली जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है मेन। और ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो हमारी होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो यहां पर LOOKS का यूज होगा, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा करके बनता है। तो अब ये बताइए कौन से पार्ट में एरर है। द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट, अपने लाइट्स के साथ दून वैली खूबसूरत दिखती है, तो दून वैल्यू तो सिंगुलर है, उसके साथ क्या होगा, सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का, एकदम आप लोगों को पता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लुक की जगह क्या हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा। तो यहां पर ये देखिए आप लोग, चलते हैं देखते हैं क्या सही जवाब है। यहाँ पर लुक्स हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त वाक्य में देखिए यहाँ पर द दून वैली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसकी मैं बात किया, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसकी मैंने बात किया, वजह से मुख्य क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ के प्लूरल लुक के सिंगुलर और लुक्स का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं।
Question number second last. The match is about to begin since the captain as well as the team are not on the field. The match is about to begin since the captain as well as the team are on the field. देखिए एरर कहां पर है, आप लोग पढ़े होंगे, अगर ये वाला रूल पढ़े होंगे कि जब भी as well as से जो सेंटेंस सब्जेक्ट जुड़ता है तो उसके बाद जो हमारी वर्ब जो आती है वही पुराना रूल आप लोगों को मैं बता दूं। तो अब देखिए इस पार्ट में मुझे पता है, मैंने रूल पढ़ रखा है, मुझे पता है कि जो एरर होगा वो यहां से लेकर के द कैप्टन से लेकर के ये यहीं तक में एरर है बस, और इससे बाहर एरर कहीं नहीं है। तो मैंने देखा कि ये वाला तो रूल मैंने पढ़ रखा है, तो मैंने क्या किया, तुरंत अपने दिमाग में लगाया और यहां पर आर ऑन फील्ड को टिक कर दिया, सही जवाब। अब क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इसी पार्ट में एरर है, ये रूल मैंने पढ़ रखा है। अब देखिए उपयुक्त वाक्य में आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। अब क्यों होगा ये देखिए, जब भी एज वेल एज, लाइक विद, बिसाइड्स, टुगेदर विद, नो लेस देन आदि से जुड़े होते हैं तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल प्रयुक्त होती है। द मैच इज अबाउट टू बिगिन, द कैप्टन एज वेल एज द टीम, द कैप्टन, कैप्टन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज का यहां पर यूज होगा। इस कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। कैप्टन क्या था हमारा, सिंगुलर था। ये समझ रहे होंगे आप मेरी भावनाओं को। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। Cows are amongst the gentlest of animals. None shows more possession, passionate tenderness toward their young. अब देखिए मैंने रूल पढ़ा है, मेरे सामने सेंटेंस आया, सीजीएल का क्वेश्चन है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, मुझे टिक करना है। काउ आर एमंग्स, पहले तो मैं एक पार्ट ये पकड़ा, यहां पर कोई एरर नहीं है, यहां पर मैंने पकड़ लिया कोई एरर नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एरर बहुत ज्यादा देता तो इस पार्ट में हो सकता है एरर यहां दे सकता था, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में बनाया गया तो यहां पर कुछ कर सकते थे ये लोग। लेकिन अब जो है इस पार्ट में जब कोई एरर नहीं है तो हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं। अब यहां पर नन वाला आया है, तो नन शोज मतलब नन का यूज हुआ है और प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। अब ये वाला रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है। जब हम लोगों ने वाला रूल पढ़ रखा तो हम लोगों को ये पता कि सेंटेंस में अगर काउस के बारे में बात हो रही है तो ये नन जो होगा वो भी प्लूरल के ही बारे में बात कर रहा होगा। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है तो नन का जो यूज होता है उसी सब्जेक्ट के बारे में ही होता है। तो यहां पर ये कैसा है, प्लूरल है, तो नन भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। और जब नन प्लूरल होगा तो यहां पर कैसी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल। और शोज आपको पता है कि जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस से मिलकर के बनाया जाता है वो सिंगुलर होता है। ये आप लोगों को पता है कि ये कैसा होता है, ये सिंगुलर होता है। तो यहां पर शोज की जगह पर क्या हो जाएगा, शोज की जगह पर शो हो जाएगा। और ये शो वो वाला शो नहीं है, ये शो वो वाला शो नहीं है जो हम लोग मूवी में देखने जाते हैं, वो शो नहीं है। ये शो है दिखाना, दिखाना, प्रदर्शित करना, मतलब शो करना। जैसे बोलते नहीं है शो मी योर नेल, शो मी योर नेल, अपने नाखून दिखाओ, शो करो, मतलब वो वाले शो की बात नहीं हो रही है। मैं अल्टीमेटली यही बताना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। टुवर्ड्स देयर यंग नन शोज मोर, इस पार्ट में एरर है। तो अब देखिए समझते हैं। ये 7 करोड़ का क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन, और देखता हूं मैं 7 करोड़ जीता हूं कि नहीं जीता हूं। और यहाँ पर नन शोज मोर, और मैं 7 करोड़ जीत गया, 7 करोड़ रुपए में जीत गया। उपरोक्त वाक्य में सिंगुलर शोज की जगह प्लूरल वर्ब शो का प्रयोग होगा, क्योंकि नन के बाद आने वाले वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल, इस बात पर निर्भर हो सकता है कि नन किस प्रकार के सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट के होने पर सिंगुलर वर्ब, सॉरी, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहां पर नन एनिमल्स प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः आने वाली वर्ब प्लूरल में ही होगी। तो यहां पर मैं सबमिट करता हूं अब 25 करेक्ट, वाह देखिए 25 करेक्ट, इनकरेक्ट 25 क्वेश्चंस मैंने यहां पर सबमिट कर दिया। 25 करेक्ट, इनकरेक्ट देखिए 25 करेक्ट है, इनकरेक्ट 0 है। क्विज रिजल्ट ये हमारा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे समझाने का तरीका, मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और जिस उत्साह के साथ मैंने पढ़ाया वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो
आप लोग भी उसी उत्साह के साथ पढ़िए जिससे कि मुझे भी उत्साह मिलता रहे और मुझे ये जो आजकल की तरह रिवाइटल खाने की जरूरत ना पड़े, और मैं ही इसी उत्साह उमंग के साथ आप लोगों को पढ़ाऊं। और जितने भी हमारे जो ये अभी PYQ हमारी क्विज थी, ये देख लीजिए आप लोग, ये हमारी PYQ क्विज थी, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आप लोग जल्दी से यूट्यूब चैनल जो हमारा है YCT बुक्स ऑफिशियल, अगर चैनल पर नए हैं और अब इंग्लिश की क्लास भी आ रही है हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल पर, तो जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि नई वीडियोस जो भी आती रहे इस YCT बुक्स ऑफिशियल पर उसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोग मेरे साथ इंग्लिश पढ़िए और अपनी तैयारी ऐसी करिए कि इंग्लिश में जैसे यहाँ पर शो हो रहा है करेक्ट 25 इनकरेक्ट 0, वैसे जब आप लोग टेस्ट सीरीज में, मतलब इसी yctpublication.com पर जहाँ पर एग्जाम के पहले आप लोग जब क्विज इस तरीके की दे या फिर टेस्ट सीरीज दे, तो आप लोगों को भी ऐसा ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले। ऐसा जब दिखता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, 0 इनकरेक्ट 25 सही, तो अलग फीलिंग आती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन्होंने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा है उन लोगों ने, अब वो लोग जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, ये देखिए YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, एक सेकेंड मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर आप लोग ये देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूं। ये यहाँ पर देखिए गूगल, ये मैंने गूगल पर, जब आप लोग गूगल पर यहाँ पर जब आप लोग डालेंगे YCT एग्जाम प्रिपरेशन, जब डालेंगे गूगल पर, वैसे प्ले स्टोर पर जाकर डालिएगा तो ये देखिए प्ले गूगल कॉम पर ये जो है हमारी YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप जो है आ जाएगी। ये देखिए, इसको आप लोग जाकर के यहाँ से परचेज करिए, टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोगों को मिलेगी, बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो कि आप लोग पाएंगे। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। गुड बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।